हाय, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल एविएटर। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मैंडेटरी मॉडिफिकेशंस एंड इंस्पेक्शन विच इज़ गिवन इन सीआर सेक्शन 2 सीरीजियम पार्ट 1। ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं मैंडेटरी मॉडिफिकेशंस एंड इंस्पेक्शन। अगर हम मैंडेटरी मॉडिफिकेशन एंड इंस्पेक्शन की बात करते हैं तो इसमें 3 रूल आते हैं। सबसे पहला रूल आता है रूल नंबर 49D, उसके बाद रूल नंबर 50A, उसके बाद में रूल नंबर 52। तो अब देखते हैं एक एक रूल। तो रूल नंबर 49D ऑफ एयरक्राफ्ट रूल 1937 क्या है? कैंसलेशन, सस्पेंशन एंड एंडोर्समेंट ऑन टाइप सर्टिफिकेट और रेस्ट्रिक्टेड टाइप सर्टिफिकेट। तो ये जो टाइप सर्टिफिकेट है, रेस्ट्रिक्टेड टाइप सर्टिफिकेट है, वो कब कैंसिल हो सकता है, कौन कौन सी कंडीशन पे कैंसिल हो सकता है, कब सस्पेंड हो सकता है, कैंसलेशन रोकने के लिए या कैंसलेशन जो है वो रोकने के लिए, मतलब कंटिन्यूड वैलिडिटी टीसी की रखने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, वो सब दिया है रूल नंबर 49D में। ओके, तो अब रूल नंबर 49D प्रोवाइड्स फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ मॉडिफिकेशन इन एयरक्राफ्ट एंड और असेसरीज फॉर कंटिन्यूड वैलिडिटी ऑफ टाइप सर्टिफिकेट। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि अगर आपका टाइप सर्टिफिकेट आपको कंटिन्यू वैलिड रखना है, ठीक है, जो टाइप सर्टिफिकेट आपको मिला है टाइप सर्टिफिकेट होल्डर को, उसकी वैलिडिटी कंटिन्यू रखनी है, तो एयरक्राफ्ट में या एयरक्राफ्ट की एसेसरीज में, उसकी टाइप डिज़ाइन में कुछ चेंजेस करने, कुछ मॉडिफिकेशन करने, तो वो मॉडिफिकेशन इनकॉर्पोरेट कैसे करना है वो बताया गया है 49D में। और अगर आप ये मॉडिफिकेशन कैरी आउट नहीं करेंगे, इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे उस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट में या फिर उसकी एसेसरीज में, then your type certificate will be suspended or cancelled by the regulatory authority। तो वो मॉडिफिकेशन इनकॉर्पोरेट करने चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 49D। उसके बाद में, अब ये तो हुआ टाइप सर्टिफिकेट के लिए, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटर को जो सर्टिफिकेट ऑफ एयरवर्दीनेस मिलता है रिस्पेक्टिव एयरक्राफ्ट के लिए, तो उसके लिए क्या कंडीशंस है, ठीक है। तो अब सर्टिफिकेट ऑफ एयरवर्दीनेस के लिए या स्पेशल सीओफए के लिए या इंस्पेक्शन ओवरऑल के लिए क्या क्या कंडीशंस है, दैट कंडीशंस आर गिवन इन अकॉर्डेंस विद द रूल नंबर 50A ऑफ एयरक्राफ्ट रूल्स 1937। ओके, अब सपोज मान लो आपको सर्टिफिकेट ऑफ एयरवर्दीनेस मिला है, तो उस सर्टिफिकेट ऑफ एयरवर्दीनेस रिमेन इनफोर्स रहने के लिए, करंट एंड वैलिड रहने के लिए, और एयरक्राफ्ट की सेफ्टी कम ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए, एयरक्राफ्ट में कुछ मॉडिफिकेशंस, कुछ इंस्पेक्शंस कैरी आउट करने चाहिए, या उसकी एसेसरीज में या कंपोनेंट में या आइटम ऑफ इक्विपमेंट में। तो दैट इज एज पर दी रूल नंबर 50A ऑफ एयरक्राफ्ट रूल 1930। ओके, इसके बाद आता है रूल नंबर 52। व्हाट इज रूल नंबर 52? तो रूल नंबर 52 है मॉडिफिकेशंस एंड रिपेयर, ठीक है। अब जैसे हमने देखा कि टाइप सर्टिफिकेट होल्डर है तो उनको मॉडिफिकेशन इनकॉर्पोरेट करने पड़ेंगे, फिर ऑपरेटर को सर्टिफिकेट ऑफ एयरवर्दीनेस करंट एंड वैलिड रहने के लिए मॉडिफिकेशन कैरी आउट करने पड़ेंगे। लेकिन आप जो मॉडिफिकेशन कैरी आउट करेंगे तो उनका स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, उसके बाद में मॉडिफिकेशन कैरी आउट करना है तो उसकी क्या प्रोसीजर होनी चाहिए, उसके बाद वो मॉडिफिकेशन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और उसके बाद में कंप्लाई करने के बाद में वो कंप्लायंस रिपोर्ट जो है या कंप्लायंस एक्शन जो है वो मैन्युफैक्चरर को या टीसी होल्डर को कैसे इंटीमेट करेंगे, वो सब उसमें मॉडिफिकेशन कैरी आउट करना है, रिपेयर कैरी आउट करना है या इंस्पेक्शंस कैरी आउट करना है, तो उसका स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, दैट एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड इज गिवन इन रूल नंबर 52 ऑफ एयरक्राफ्ट रूल्स 1937। इसके बाद अब ये जो सीआर है, सीरीजियम पार्ट 1 है, जिसमें मैंडेटरी मॉडिफिकेशन एंड इंस्पेक्शंस दिए हैं, तो ये क्या बोल रहा है, इस पार्ट में क्या प्रिस्क्राइब किया गया है कि आपको जो मैंडेटरी मॉडिफिकेशंस है, इंस्पेक्शंस है, उनको कंप्लाई करने की जो रिक्वायरमेंट्स है, आपको कैसे कंप्लाई करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स को कंप्लाई करना है, ठीक है, एडीज क्या होता है, उसके बाद में कंप्लाई करने के बाद में आपको वापस किनको बताना है, कैसे सबमिट करने हैं सर्टिफिकेट्स, वो जो रिक्वायरमेंट्स है रिगार्डिंग द compliance of mandatory modifications and inspection, that requirements are prescribed in Cerizium part 1 of CR section 2 airworthiness. Okay, and what is the purpose of mandatory modification, what is the purpose of inspections, mandatory inspections? तो इनका पर्पस क्या है कि मान लो कोई एयरक्राफ्ट है या एयरक्राफ्ट की एसेसरीज है, फॉर एग्जांपल कोई कंपोनेंट है या आइटम ऑफ इक्विपमेंट है, उनमें अगर कोई ऐसी कंडीशन एग्जिस्ट हुई है, अनसेफ कंडीशन एग्जिस्ट हुई है, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट की एयरवर्दीनेस पे अफेक्ट होता है, तो वो अनसेफ कंडीशन या कोई और कंडीशन जो एयरक्राफ्ट की एयरवर्दीनेस पे अफेक्ट कर रही है, वो ओनर को, एयरक्राफ्ट ओनर्स को या एयरक्राफ्ट के ऑपरेटर्स को नोटिफाई करने के लिए मैंडेटरी मॉडिफिकेशंस एंड इंस्पेक्शंस होते हैं। एज वेल एज इसमें क्या होता है, अब
वहाँ पे आपने अनसेफ कंडीशन तो क्या की, नोटिफाई की, लेकिन उसके साथ साथ कौन कौन सी आपको मैंडेटरी एक्शंस है जो आपको कैरी आउट करनी पड़ेगी, मेंटेनेंस कैरी आउट करना पड़ेगा या मॉडिफिकेशन कैरी आउट करना पड़ेगा फॉर द कंटिन्यूड सेफ ऑपरेशन ऑफ द एयरक्राफ्ट दैट इज आल्सो प्रिस्क्राइब इन योर मैंडेटरी मॉडिफिकेशन एंड इंस्पेक्शन। पर्पज क्या है? टू नोटिफाई द एयरक्राफ्ट ओनर्स अबाउट द अनसेफ कंडीशन जो भी है एयरक्राफ्ट में, जो एयरक्राफ्ट की एयरवर्दीनेस को अफेक्ट कर रही है या कोई एसेसरीज में, कोई कंपोनेंट में, ठीक। और अभी जो मैंडेटरी एक्शंस है, ठीक है, जो मैंडेटरी एक्शंस ऑपरेटर को या ओनर को कैरी आउट करनी पड़ेगी किसके लिए? फॉर द सेफ ऑपरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट, वो भी आपकी किस में रहेगी? मैंडेटरी मॉडिफिकेशन में प्रिस्क्राइब की हुई रहे। अब इसके बाद आते हैं डेफिनेशंस पे। 3 डेफिनेशन है इसमें। पहली डेफिनेशन है मैंडेटरी मॉडिफिकेशन। मैंडेटरी मॉडिफिकेशन मतलब क्या है कि एयरक्राफ्ट में, ठीक है, या एयरक्राफ्ट कंपोनेंट में या आइटम ऑफ इक्विपमेंट में, ठीक है, एक बार आपकी टाइप डिज़ाइन अपलोड हो गई, एक बार आपको टाइप सर्टिफिकेट मिल गया, तो टाइप सर्टिफिकेट मिलने के बाद में आप उस एयरक्राफ्ट को, एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट को या आइटम ऑफ इक्विपमेंट को एयरवर्दी कंडीशन में मेंटेन करने के लिए, एयरवर्दी कंडीशन में एज इट इज़ मेंटेन करने के लिए आप जो मॉडिफिकेशन इनकॉर्पोरेट करते हो, दैट मॉडिफिकेशन इज कॉल्ड एज मैंडेटरी मॉडिफिकेशन। ओके, मीन्स द मॉडिफिकेशन विच इज इनकॉर्पोरेटेड in an aircraft or aircraft component or aircraft and item of equipment आफ्टर टाइप सर्टिफिकेशन। एक बार आपको टाइप सर्टिफिकेट इशू हुआ, उसके बाद अगर आप कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हो, चाहे वो एयरक्राफ्ट में, एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट में या कोई आइटम ऑफ इक्विपमेंट में, और किस लिए कर रहे हो? टू मेंटेन इट दैट पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट कंपोनेंट और आइटम ऑफ इक्विपमेंट इन एन एयरवर्दी कंडीशन, तो उस मॉडिफिकेशन को हम क्या बोलते हैं? मैंडेटरी मॉडिफिकेशन बोलते हैं। उसके बाद आता है एडीज, ठीक है, एयरवर्दीनेस डायरेक्टिव। एयरवर्दीनेस डायरेक्टिव क्या होता है? डॉक्यूमेंट इशूड और अडॉप्टेड बाय डीजीसीए, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई इंडिया, हमारा स्टेट ऑफ डिज़ाइन है, कोई एयरक्राफ्ट इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है, देन ऑब्वियसली एडीज आर इशूड बाय द डीजीसीए। बट कोई अगर फॉरेन एयरवर्दी, फॉरेन कंट्री में अगर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो उनका एडी कौन इशू करेगा? उनकी जो रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी वो इशू करेगी, ठीक है। तो उस केस में डीजीसीए क्या करेगा? अडॉप्ट करेगा उस डॉक्यूमेंट को। तो a document which is issued or adopted by DGCA which mandates action to be performed on an aircraft to restore an acceptable level of safety and when evidence shows that the safety level of the aircraft may otherwise be compromised। अब क्या बोल रहे हैं कि अब जैसे मान लो एयरक्राफ्ट में कोई अनसेफ कंडीशन एग्जिस्ट हो गई और जिसकी वजह से उस अनसेफ कंडीशन, ऑब्वियसली कोई डिफेक्ट है, हो सकता है कोई डिफेक्टिव पार्ट्स हो सकता है, ठीक है, कोई आइटम ऑफ इक्विपमेंट में डिफिशियंसी हो सकती है, जिसकी वजह से, उस डिफेक्ट की वजह से, डिफेक्ट है तो क्या हुआ? एविडेंस हो गया, ठीक है। उसकी वजह से आपके एयरक्राफ्ट की सेफ्टी लेवल कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। सेफ्टी आप लेवल आपकी क्या हो सकती है? एयरक्राफ्ट की या एयरक्राफ्ट कंपोनेंट की या एक्सेसरीज की रिड्यूस हो सकती है। तो उस सेफ्टी को एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ सेफ्टी में रिस्टोर करने के लिए जो भी मैंडेटरी एक्शंस है, वो दैट एक्शंस विल बी गिवन इन एयरवर्दीनेस डायरेक्टिव एंड दैट एयरवर्दीनेस डायरेक्टिव्स आर इशूड बाय डीजीसीए और अडॉप्टेड बाय डीजीसीए। इन केस अगर स्टेट ऑफ डिज़ाइन अगर इंडिया है तो डीजीसीए इशू करेगा, और अगर स्टेट ऑफ डिज़ाइन फॉरेन कंट्रीज है, ठीक है, अदर देन इंडिया कोई भी कंट्री है, तो उस केस में डीजीसीए क्या करेंगे? अडॉप्ट करेंगे, ठीक है। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एयरवर्दीनेस डायरेक्टिव। आफ्टर दैट फॉरेन एयरवर्दीनेस अथॉरिटी, ठीक है, एयरवर्दीनेस अथॉरिटी ऑफ द कंट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर द इशू ऑफ टाइप डिजाइन सर्टिफिकेशन फॉर द एयरक्राफ्ट इंक्लूडिंग देयर एसेसरीज, ठीक। कोई भी एयरक्राफ्ट या उसकी कोई एसेसरीज, कोई कंपोनेंट हो सकता है, कोई आइटम ऑफ इक्विपमेंट हो सकता है, कोई पार्ट्स हो सकता है, उस पार्ट कंपोनेंट का या एयरक्राफ्ट का टाइप डिजाइन सर्टिफिकेट इशू करने के लिए जिस कंट्री की एयरवर्दीनेस अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल है, उसे हम बोलेंगे फॉरेन एयरवर्दीनेस अथॉरिटी, ठीक है। तो कोई भी हो सकता है, जैसे बोइंग यूएस में मैन्युफैक्चर होता है तो उसकी फा है, ठीक है, तो फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन। तो ऐसे जो है, कोई भी आपकी फॉरेन एयरवर्दीनेस अथॉरिटी, मतलब अदर देन इंडिया कहीं पे भी अगर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है और उनका जो टाइप डिज़ाइन सर्टिफिकेट है या टीसी है, टाइप सर्टिफिकेट है, तो वो टाइप सर्टिफिकेट इशू करने के लिए जो एयरवर्दी, जिस कंट्री की एयरवर्दीनेस अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल होगी, दैट पर्टिकुलर एयरवर्दीनेस अथॉरिटी और रेगुलेटरी अथॉरिटी इज कॉल्ड एज फॉरेन एयरवर्दीनेस अथॉरिटी। इसके बाद आप मैंडेटरी मॉडिफिकेशन कैसे इशू होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर सबसे पहले कोई डिफिशियंसी अगर मैन्युफैक्चरर ने नोटिस की है, ठीक है, और जब कोई प्रोडक्ट को हम कंटिन्यू टेस्ट करते हैं और उसके बाद कोई डिफिशियंसी आइडेंटिफाई हुई है, तो दैट डिफिशियंसी,
ठीक है, या सर्विस डिफेक्ट है, वो डिफिशियंसी नोटिस करने के बाद में और उस सर्विस डिफेक्ट को एग्जामाइन करने के बाद में मैंडेटरी मॉडिफिकेशंस इशू होते हैं। अब जो मैन्युफैक्चरर ने डिफिशियंसी या डिफेक्ट्स आइडेंटिफाई किए, वो क्या करेंगे, वो डिफेक्ट एज वेल एज जो भी एयरक्राफ्ट में या एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट में या आइटम ऑफ इक्विपमेंट में जो डिफिशियंसीज आई है या जो डिफेक्ट आए हैं, वो एयरवर्दीनेस अथॉरिटी, उनके मैन्युफैक्चरर की जो एयरवर्दीनेस अथॉरिटी है, उनके नोटिस में लाएंगे। ठीक है, अब उनको इंटीमेट करेंगे, उनको इन्फॉर्म करेंगे। अब उनके नोटिस में लाने के बाद वो एग्जामाइन करेंगे उस डिफेक्ट को, वो एग्जामाइन करेंगे उस डिफिशियंसी को, और उसके बाद उसको एग्जामाइन करने के बाद में एयरवर्दीनेस अथॉरिटी क्या करेगी, मैंडेटरी मॉडिफिकेशन एंड इंस्पेक्शन इशू करेंगी। एंड आफ्टर इशुएंस ऑफ मैंडेटरी मॉडिफिकेशन एंड इंस्पेक्शन, जितने भी ऑपरेटर्स उस पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव एयरक्राफ्ट को यूज करते हैं, उनको जो भी उस मैंडेटरी मॉडिफिकेशन में या इंस्पेक्शन में स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड, मतलब जो टाइम पीरियड मेंशन किया गया है, उस टाइम पीरियड में उनको क्या करना है, एयरक्राफ्ट को एयरवर्दी कंडीशन में वापस रिस्टोर करना है, एयरवर्दी कंडीशन में वापस लाना है। वो कैसे लाएंगे, जो भी मैंडेटरी मॉडिफिकेशन में जो मॉडिफिकेशन कैरी आउट करने के लिए बोला गया है विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड, वो मॉडिफिकेशन क्या करना पड़ेगा, कैरी आउट करना पड़ेगा। आफ्टर दैट है डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू कंटिन्यू एयरवर्दीनेस ऑफ एयरक्राफ्ट। ठीक, अभी कंटिन्यूड एयरवर्दीनेस एयरक्राफ्ट की रखने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है उसके रिलेटेड है, एयरक्राफ्ट की कंटिन्यूड एयरवर्दीनेस के रिलेटेड। तो जनरली क्या है कि जो मैन्युफैक्चरर है, वो आपने जो भी प्रोडक्ट है, एक बार टाइप डिज़ाइन अपलोड हो गई, एक बार टाइप सर्टिफिकेट इशू हुआ, उसके बाद उसमें जो भी चेंजेस लाता है, ठीक है, वो चेंजेस नोटिफाई करने के लिए, इंटीमेट करने के लिए ऑपरेटर्स को, डिफरेंट ऑपरेटर्स को, वो क्या करते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट इशू करते हैं। एंड दैट डॉक्यूमेंट्स आर इधर सर्विस बुलेटिन्स, सर्विस लेटर्स, सर्विस इंस्ट्रक्शन और any other literature, and they are issued to the operators. ओके, तो मैन्युफैक्चरर्स अपने कोई भी प्रोडक्ट में अगर चेंजेस लाता है, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो सकता है, पार्ट हो सकता है, कोई इक्विपमेंट हो सकता है या कंपोनेंट हो सकता है, तो कुछ भी चेंजेस एक बार टाइप सर्टिफिकेट अपलोड होने के बाद में या टाइप सर्टिफिकेट इशू होने के बाद में, उसके बाद कुछ भी प्रोडक्ट में चेंजेस है, तो वो मैन्युफैक्चरर ऑपरेटर को नोटिफाई करता है इन द फॉर्म ऑफ सर्विस बुलेटिन्स, इन द फॉर्म ऑफ सर्विस लेटर्स, इन द फॉर्म ऑफ सर्विस इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, या कोई और लिटरेचर। लेकिन अब ये जो लिटरेचर एक बार इशू हो गए, तो दैट लिटरेचर में बी कंप्लाइड बाय द ऑपरेटर। ठीक, जितने भी ऑपरेटर्स है वो उसको क्या करेंगे, कंप्लाई करेंगे। अब कंप्लाई क्यों करेंगे, नहीं करेंगे तो क्या होगा, और कंप्लाई करेंगे तो क्या होगा। सबसे पहली बात आती है, अगर ये लिटरेचर को कंप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली आपके प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। अब उन्होंने अगर कुछ भी चेंजेस किए हैं, तो वो चेंजेस किस लिए किए, ताकि प्रोडक्ट बेटर या अच्छे से परफॉर्म कर सके। ठीक है, कुछ ना कुछ डिफेक्ट या कुछ आइडेंटिफाई हुआ होगा ऐसा, तो उसमें कुछ चेंजेस उन्होंने ऐसे किए, तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट को बेटर करने के लिए, प्रोडक्ट को अच्छे, अपना प्रोडक्ट जो है एयरक्राफ्ट हो या कंपोनेंट हो, अच्छे से परफॉर्म कर सके, उसके लिए किया है। तो वो लिटरेचर जो भी इशू होगा, सर्विस बुलेटिन्स वगैरह, तो और आपके एयरक्राफ्ट के लिए अगर अप्लीकेबल है, तो वो आपको कंप्लाई करना है। किस लिए कंप्लाई करना है, फॉर द बेटर परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट। दूसरा, टू प्रिवेंट रिकरेंस ऑफ माइनर डिफेक्ट। ठीक है, अब बार बार कोई डिफेक्ट आ रहा है और वो मैन्युफैक्चरर ने बोला है, कोई डॉक्यूमेंट इशू किया, एसबी इशू किया, और उसको बोला है कि वो डिफेक्ट को अवॉइड करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, अवॉइड नहीं, प्रिवेंट करने के लिए आपको क्या है, वो बार बार आ रहा है, तो रिकरेंस, ठीक है, वो बार बार आ रहा है, तो अब उसको प्रिवेंट करने के लिए आपको क्या है, उस एसबीज को या उस एसआई को या उस एसएल को या जो भी लिटरेचर मैन्युफैक्चरर ने इशू किया है फॉर द मॉडिफिकेशन, फॉर द चेंजेस इनटू द प्रोडक्ट, वो आपको क्या करना है, कंप्लाई करना है। कंप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पहले तो प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस बेटर होगा। दूसरा, आप क्या कर सकोगे, उसकी वजह से माइनर डिफेक्ट जो भी बार बार आ रहा है उसको प्रिवेंट कर सकोगे। तीसरा, अगर आप वो चेंजेस कैरी आउट करते हो, तो आपका जो मटेरियल है उसकी लाइफ इंप्रूवमेंट कर रहे हो आप, उसके लाइफ डेवलपमेंट कर रहे हो आप। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या है, वो कंप्लाई करना है। उसके बाद जो ऑपरेटर्स हैं, कैमो है, एएमओ है, वो क्या है, वो मेलिंग लिस्ट पे होने चाहिए मैन्युफैक्चरर के फॉर द रिसिप्ट ऑफ अमेंडमेंट्स। ठीक है, ऑपरेटर भी हो सकता है, कैमो भी हो सकता है, एएमओ भी हो सकता है। ठीक है, तो ऑपरेटर्स मतलब एयरलाइंस या जो भी एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कर रहे हो। कैमो दैट इज द सब पार्ट जी ऑर्गेनाइजेशन, एएमओ दैट इज द मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सब मैन्युफैक्चरर के मेलिंग लिस्ट पे होने चाहिए, कि मान लो अगर कुछ एसबी आया,
ठीक है, और कुछ अमेंडमेंट आए, कुछ चेंजेस आए तो तुरंत आपको क्या हो सके, इंटीमेट हो सके। ठीक, उसके बाद में अगर मान लो कोई एयरक्राफ्ट फर्स्ट टाइम इंडिया में न्यू टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट है और इंडिया में इंपोर्ट किया जा रहा है और उसके सर्टिफिकेट ऑफ एयरवर्दीनेस के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑपरेटर को इंश्योर करना पड़ेगा कि ये जो भी स्टेट ऑफ मैन्युफैक्चरर की रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसने जितने एयरवर्दीनेस डायरेक्टिव्स इशू किए उसको उन्होंने कंप्लाई किया है, करना चाहिए। ठीक है, कंप्लाई किया होना चाहिए। ये कौन इंश्योर करेगा, ऑपरेटर इंश्योर करेगा। तो ये हमेशा याद रखना है कि जब भी न्यू टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट इंडिया में इंपोर्ट होगा तो उसके सर्टिफिकेट ऑफ एयरवर्दीनेस के इश्यूएंस के टाइम पे ऑपरेटर इंश्योर करेगा कि जितने भी रेगुलेटरी एयरवर्दीनेस डायरेक्टिव है वो रेगुलेटरी अथॉरिटी ने, जो भी स्टेट ऑफ मैन्युफैक्चरर की रेगुलेटरी अथॉरिटी उन्होंने इशू किए वो कंप्लाई किए होने चाहिए। ठीक है, और उसके रिगार्डिंग एक स्टेटमेंट भी क्या करना है, डीजीसीए को सबमिट करना है एट द टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ एयरवर्दीनेस। उसके बाद अगर मान लो ईएडीज में आपके कुछ इंस्पेक्शंस दिए और जो रिपीट इंस्पेक्शन है वो आपके एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस प्रोग्राम का भी पार्ट बन सकते हैं। वो आप क्या कर सकते हो, आपका जो एएमपी बनाए, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस प्रोग्राम बना हुआ है, उस एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस प्रोग्राम में जो रिपीटेटिव इंस्पेक्शन एडीज में मेंशन किए गए कि आपको मान लो एक सर्टन अमाउंट ऑफ आवर्स के बाद में, टाइम के बाद में वो इंस्पेक्शन आपको कैरी आउट करने हैं, तो आप क्या कर सकते हो, वो अपने एएमपी में इंक्लूड कर सकते हो। जो भी आपके एएमपी में 50 आवर्स हो सकता है, 100 आवर्स हो सकता है, 200 आवर्स हो सकता है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो। इसके बाद का हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।